The Magic of Thinking Big, Chapter 2. Cure yourself of excusitis, the failure disease. बहानासाइटिस का इलाज कराइए, यह असफलता की बीमारी है। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उस सबक को अपनी ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल आदमियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला आदमी बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला आदमी बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो आदमी जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद होते हैं। असफल लोग जल्दी से ये बता देते हैं कि उन्होंने अमुम काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन कीजिए, आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल आदमी भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाते। मैं जितना भी बेहद सफल बिजनेसमैन हो, मिलिट्री ऑफिसर हो, सेल्समैन हो, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे, ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे, कैनेडी यह कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी, जॉनसन और आइजनहोवर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर सही वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार आदमी इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितना कि होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार आदमी बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है, और जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। सेहत का बहानासाइटिस, बुद्धि का बहानासाइटिस, उम्र का बहानासाइटिस और किस्मत का बहानासाइटिस। आइए देखें कि हम इन सब से खुद को किस तरह बचा सकते हैं। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहानासाइटिस है, परंतु सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के ही यूं ही कहते रहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा है, इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है।
लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचिए कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। आप भी ऐसे कई सफल लोगों को जानते होंगे। उनके बारे में सोचिए कि वे अपनी खराब सेहत का बहाना क्यों नहीं बनाते। आप जरूर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि सफल लोग सिर्फ इसलिए यह बहाना नहीं बनाते क्योंकि जो बहाना बनाता है वह कभी सफल हो ही नहीं पाता। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती ही है। कई लोग कुछ हद तक या काफी हद तक सेहत के बहानासाइटिस के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई जिनसे मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नजरिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने यह भी कहा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फायदा हो सकता है। उसने बताया, मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी ढूंढ ही नहीं सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नजर नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग हो ही नहीं और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर शिंडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर पढ़ें। डॉक्टर शिंडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वह अपने भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। डॉक्टर शिंडलर की पुस्तक पढ़ें और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी थी, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं। मैं जिंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूंगा। जब तक मैं इस धरती पर हूं तब तक मैं जिंदा हूं, तो मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊं? मौत के बारे में चिंता करने में आदमी जितना समय बर्बाद करता है उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही रहता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा खत्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉइट जाने वाला हवाई जहाज पकड़ना था। हवाई जहाज में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, यह तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक वॉल्व फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज़ कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली वॉल्व पर नया उत्तक नहीं उगाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूं। शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा।
तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में दो अलग अलग नज़रिए। पहला आदमी तो यह जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी भी या नहीं। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच में कितना बड़ा फर्क था ना। सेहत के बहानासाइटिस का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज़ है। जब मुझे ये बीमारी हुई तो डॉक्टर ने मुझे यह हिदायत दी, डायबिटीज़ एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है। डायबिटीज़ होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज़ के मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों के कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को यह बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। ज़रा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लबादे में छुपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज़्यादा मेहनत ना कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं है। उसका ज़्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तां सुना सुना कर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, वह तो सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशक फर्म का डिवीज़न मैनेजर है जो डायबिटीज़ का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज़्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारों की तरह नहीं जीता। उसे अपने काम में मज़ा आता है और वह जिंदगी का पूरा रस लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज़ एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है और मैं इस बारे में चिंता कर कर के सचमुच बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन को लेता हूँ तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता हूँ, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूँ, जॉन उन सबसे ज़्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है। यह सही बात है कि 2 हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर हाथ काटना पड़े तो यह महंगा सौदा नहीं है। और फिर मेरी जीवन शक्ति तो अब भी 100% बची हुई है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मेरी जीवन शक्ति अभी भी बची हुई है। मेरा एक और विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथ से खेलने वाला ज़्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। उसने मेरी बात का ज़ोरदार जवाब दिया, यह मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैया और एक बाह वाला आदमी गलत रवैये और 2 बाह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर सोचें। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान का सच है, बल्कि यह ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सच है। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहानासाइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। अपनी सेहत के बारे में बात मत करिए। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बात करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकती। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दीजिए। डॉक्टर वॉल्टर विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर, जिसे इस बात का पूरा भरोसा था,
कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से दिख रहा था और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपना गॉल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। चौथा, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं, जंग लड़ने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मज़े लेने के लिए, इसे बर्बाद मत कीजिए। ज़िंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं बुद्धि का बहानासाइटिस के बारे में। परंतु मेरे पास सफल आदमियों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहानासाइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहानासाइटिस के बाकी रूपों में तो आदमी बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहानासाइटिस यानी बुद्धि के बहानासाइटिस में आदमी चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियाँ करते हैं। हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और हम दूसरे आदमी की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि इनमें बुद्धि की ज़रूरत होती है और उनके हिसाब से उनमें बुद्धि है ही नहीं। परंतु तभी वहाँ पे एक ऐसा आदमी आता है जो बुद्धि के बारे में ज़रा भी विचार नहीं करता और उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, न ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, न ही यह ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह ज़रूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी आदमी का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस आदमी से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है, परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, यही असली पते की बात है। आलसी आदमी की बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला आदमी उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली आदमी से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रभावशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। उसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें यह नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, परंतु अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं हर योजना की खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं यह बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी।
राह में कितनी मुश्किलें आएंगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि बिजनेस साइकिल सही हो। जो सामान हम बनाएंगे, क्या उसकी बहुत मांग है? क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और स्थायी है? और इसी तरह के 1001 सवाल जिसके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना कितना खतरनाक हो सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वहीं का वहीं हूँ। उनकी कंपनियों का ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैंने यह सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा सुखद होती। चक की बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसका सोचने का नज़रिया, जिसने चक की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं? पिछले कई सालों में मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली हैं, जिनमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है और उनके पास फी बेटा काप्पा की डिग्री भी है। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। वह जिम्मेदारियों से घबराता है। उसने कभी शादी नहीं की। वह मानता है कि ज्यादातर शादियों का अंत तलाक में होता है। उसके बहुत कम दोस्त हैं। लोगों से बातें करना उसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी, इस डर से कि कहीं वह अपना पैसा ना गवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीज़ें क्यों असफल होंगी। इसके बजाय उसे बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए कि वह सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नज़रिया गलत है। और इसी कारण यह प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पाया है और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। अगर वह अपना नज़रिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। उसमें अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नज़रिया उतना ताकतवर नहीं है। मैं एक और ऐसे ही आदमी को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए, स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, न ही स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसके बजाय वह 3 साल तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था। सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण हैं। अनुशासन को वह पसंद नहीं करता था। यह दूसरों पर लागू होता है, मुझ पर नहीं। यानी कि हर चीज़ के बारे में उसका नज़रिया नकारात्मक था, जिसमें वह खुद भी शामिल था। ऐसे आदमी का आदर कौन करता? उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग में गोदाम में भरा रहा और वहीं दफन हो गया। उसके नकारात्मक विचारों ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखिए, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। पीएचडी की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिस में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ऑफिसर था। फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निदेशक था और उसका काम ज़ोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का ज़रा भी ज्ञान नहीं था। उसे आंकड़ों की बिल्कुल समझ नहीं थी। वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था, हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे। और फिल यह दावा या नाटक भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल्म में ऐसी क्या बात थी कि उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वह उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उनसे कैसे काम लिया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह कि वह उन लोगों को पसंद करता था। कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज़्यादा बहुमूल्य समझा जिनमें उससे ज़्यादा आईक्यू या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नज़रिए ने उसे कंपनी के लिए इतना मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं ये जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से इसका कारण पूछा। उसने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं है। अगर उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं है
तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल जो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। असली कारण है नज़रिया या रवैया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मज़ा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नज़रिए के कारण ही कई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशावादी और अपमानजनक है। जैसा एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, ऐसा दुर्लभ ही है कि हम किसी युवा ऑफिसर दिमाग या बुद्धि की कमी के कारण प्रमोशन नहीं देते। लगभग हमेशा इसका कारण होता है उसका रवैया या नज़रिया। मुझे एक बीमा कंपनी ने रिसर्च करने को कहा। वे यह जानना चाहते थे कि उनके चोटी के 25% एजेंट 75% बीमा करने में सफल क्यों हो रहे हैं, जबकि सबसे नीचे के 25% एजेंट कुल बीमे का सिर्फ 5% बीमा ही क्यों कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या था? हजारों फाइलों को गौर से देखा गया। इस रिसर्च में एक बात उभर कर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंटों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था। उनकी सफलता में अंतर का कारण उनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था। बेहद सफल और बहुत असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया, वह था उनके रवैये या उनके नज़रिए का। चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज़्यादा उत्साही थे, लोगों को सचमुच पसंद करते थे। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो नहीं बदल सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिस तरीके से हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। बुद्धि के बहानासाइटिस से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से ये पूछा गया कि एक मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी की किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टाइन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। एक बार हेनरी फोर्ड ने द शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कारण यह था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने उनसे यह सिद्ध करने को कहा। द ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, जैसे बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था, इत्यादि। और फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें वह बात मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता है, दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है। तथ्यों के आदमी का मोल क्या है। मैंने एक दोस्त के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेजी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे वह पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार आ रहा था। वह सभी तरह के सवालों के जवाब दे सकता था, चाहे उनमें से कुछ सवाल कितने भी मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से संबंधित था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से 1 सेंट भी ज़्यादा नहीं, प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की था ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता, वह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी इंसाइक्लोपीडिया है, और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा इंसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद यह कीमत भी उसके लिए ज़्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में ही मिल जाएगा। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएं सुलझा सके, जिसके पास विचार हो,
जो सपने देख सके और फिर उन सपनों को साकार कर सके। जिस आदमी में विचार है वह मेरे साथ पैसे कमा सकता है, जिसके पास सिर्फ तथ्य है वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा पाएगा। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 तरीके। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 आसान तरीके हैं। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम मत आंकिए और दूसरी की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा मत आंकिए। अपनी सेवाओं को सस्ते में मत बेचिए। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने गुणों को खोजिए। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर मत धुनिए कि आपका आईक्यू कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक कीजिए। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाइए, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह कीजिए कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में मत कीजिए। तीसरा, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाइए और नए नए विचार आने दीजिए। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। चलिए अब बात करते हैं उम्र की बहानासाइटिस के बारे में। कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा या कम है। उम्र का बहानासाइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है का रूप और मेरी उम्र अभी बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलता के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र के बहानासाइटिस का सबसे लोकप्रिय रूप है मेरी उम्र ज़्यादा है। यह बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी के सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते रहते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद आपकी जिंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती है? यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख पढ़ना चाहते हैं। उम्र के बहानासाइटिस का इलाज क्या है? उम्र के बहानासाइटिस का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि वह बीमारी आपको कभी ना हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब मैं 40 बरस का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल, मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है? उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, और अब मुझे यह बताएं कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है? सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है
और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य की उम्र 20 साल से 70 साल के बीच होती है और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं। आपकी रचनात्मक जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है? 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक जिंदगी अभी कितनी बाकी है? 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, सेसिल, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र की बहानासाइटिस तत्काल दूर हो गई। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अभी युवा हूँ। सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नजरिया ही हमारे लिए वरदान या श्राप बन जाता है। उम्र के बहानासाइटिस का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर इन बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई साल बर्बाद किए, जैसे सेल्समैनशिप, अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वह यह तय नहीं कर पाया कि वह क्या करना चाहता था या उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा लिया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया और इलिनॉय के चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बूढ़ा? बिल्कुल नहीं, अभी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक जिंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला था और उसने मुझे बताया, अगर मैं 45 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता तो मेरी बाकी ज़िंदगी दुख भरी होती, जबकि अभी मैं अपने आप को उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष पहले था और इसकी उम्र कम लग भी रही थी। जब आप उम्र के बहानासाइटिस को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि आप में युवावस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने भी लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं के अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ साल तो जोड़ ही लेते हैं और अपनी सफलता में भी कुछ साल जोड़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के मेरे एक पुराने सहयोगी ने मुझे ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे उम्र के बहानासाइटिस को हराया जा सकता था। बिल ने हार्वर्ड से 20 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने यह फैसला किया कि वह कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत मेहनत का काम है और उससे उस उम्र में उतनी मेहनत नहीं होगी, परंतु बिल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला लिया। 55 वर्ष की उम्र में उसे डिग्री मिली। आज बिल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन है। वह सुखी भी है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी ज़िंदगी के 1/3 बेहतरीन साल बाकी हैं। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराइए, वरना यह आपको हरा देगी। कोई आदमी ज़्यादा छोटा कब होता है? मेरी उम्र अभी बहुत कम है। यह उम्र के बहानासाइटिस का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। लगभग 1 साल पहले जेरी नाम का 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैराट्रूपर था और इसके बाद वह कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। परंतु आज जेरी चिंतित था। डॉक्टर स्वार्ट्स, उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इससे मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइज़र बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाइयाँ, यह तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो?
उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइज़र बनाया गया है, वे सभी मुझसे 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं यह काम ठीक से कर सकता हूँ? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम यह काम ठीक से कर पाओगे, वरना वह तुम्हें सुपरवाइज़र बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहली बात तो यह कि उम्र पर ध्यान ही मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वह यह साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता, और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो, तो तुम अपने आप उतने बड़े हो जाओगे। दूसरी बात, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वह एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, न कि तुम्हारे विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र के लीडर जल्दी ही यह जान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीनस्थों से कम है, इसलिए इस बात की आदत डाल लो। यह आगे आने वाले सालों में तुम्हारी काफ़ी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो जेरी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी, जब तक कि तुम खुद उसे बाधा न बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा है, उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है और कुछ ही सालों में वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफ़ी शारीरिक पक्वता की ज़रूरत होती है, जैसे सिक्योरिटीज़ या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जब तक कि आप खुद को यह यकीन न दिला दें कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी के दौर में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले, और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे। परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी ही जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सकें। यह साबित कीजिए कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र आपके प्लस पॉइंट के रूप में गिनी जाएगी। अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखिए। यह सोचिए, मैं अभी भी युवा हूँ। यह मत सोचिए, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। हिसाब लगाइए कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय बाकी है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। भविष्य में वह काम करिए जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। यह सोचना छोड़ दीजिए, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता का सोच है। इसके बजाय यह सोचें, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाल ही में मैंने एक सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर की बातें सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मर जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वो दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कर रहा था, उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है।
कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है, वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद है, परंतु शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती का दोष देते न सुनते हों। और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि लोग किस तरह किस्मत के बहानासाइटिस से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ हाल ही में लंच किया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था, आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स, यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा योग्य था। वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था, वह ज्यादा मेहनत से काम कर रहा था, वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं यह भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसे प्रमोशन दिया जाए। मेरे इन 3 निराश दोस्तों को यह समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाले कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बहानासाइटिस के बारे में बातें कर रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। मैंने इसका यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना, उसका कहना था, परंतु यह हर सेल्समैन इस गंभीर समस्या से जूझता है। कल ही हमारी कंपनी में जो घटना हुई उससे आपको एक बढ़िया उदाहरण मिल जाएगा। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जों का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर $1,12,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वही ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्या भरी बधाइयाँ तो दी, परंतु साथ में यह भी कहा, जॉन, एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। देखने वाली बात यह है कि यह कमजोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना ही नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहां आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थी। जॉन रातों को योजनाएं बनाया करता था कि वह किस तरह यह ऑर्डर हासिल कर सकता था। फिर उसने हमारे इंजीनियरों के साथ बैठकर उस यंत्र के शुरुआती डिजाइन बनवाए। जॉन खुशकिस्मत नहीं था जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीकों को किस्मत का नाम न दें। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत ही यह तय करे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हर एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें। पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची खुलेगी उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट, और इसी क्रम से हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। यह मूर्खतापूर्ण लगता है ना? परंतु किस्मत जब काम करेगी तो इसी तरह से काम करेगी। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। किस्मत के बहानासाइटिस को 2 तरीके से जीतिए। कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखिए। तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखिए, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में ज़ाया मत कीजिए जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा मत लीजिए। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित कीजिए कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं।
तो दोस्तों इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।